नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रेजेंट डी बाय हकल इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर बात करेंगे और इस ग्राफ में प्रेजेंट स्लोप किन बातों पे डिपेंड करता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ग्राफ आपके सामने है। मोटा मोटा सा कंसेप्ट सिर्फ इतना सा होता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन किया जाता है वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट लेवल तक पहुंचा दिया जाए तो लैम्डा एम की वैल्यू भी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी और उसको हम लैम्डा एम नॉट कहते हैं। सामने आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि अगर हम यूँ चल रहे हैं तो डाइल्यूशन किया जा रहा है, लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और डॉट डॉट करके अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करके इस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं तो इस पॉइंट तक वॉल्यूम इन्फिनिटी हो गया है, डाइल्यूशन इन्फिनिटी हो गया है और कंसंट्रेशन अप्रोचिंग जीरो हो गया क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लैम्डा एम नॉट के बराबर है। इस बात को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। दिस इज लैम्डा एम रूट सी एक्स एक्सेस, लैम्डा एम नॉट इज द इंटरसेप्ट और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्लोप की, माइनस ए से हम डी बाय हकल इक्वेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इस ए की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि ये ए किन बातों पे डिपेंड करता है, क्योंकि ए की डिपेंडेंसी ही इस स्लोप को डिफाइन करेगी कि स्लोप कितना स्टीप होगा। तो आइए समझते हैं ए किन बातों पे डिपेंड करता है। बेसिकली ए दो ही बातों पे डिपेंड करता है, दोनों बातें मैंने यहाँ लिखी है। एक इफेक्ट है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट है रिलैक्सेशन इफेक्ट या असिमेट्रिक इफेक्ट। देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए जब भी हम किसी कंडक्टेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे NaCl को पानी में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने पर हमें आयंस मिले Na+ और Cl- आयंस। अब क्योंकि आपने पानी में डिसॉल्व किया है तो वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। Na+ और Cl- इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई होने लगते हैं। वहाँ पे एक इंटरेक्शन डेवलप होता है जिस इंटरेक्शन का नाम होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो Na प्रेजेंट है वो एक आयन है और वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और वाटर में डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई आयन डाइपोल इंटरेक्शन प्लस वाटर के ऑक्सीजन यानी जिस पे पार्शियल नेगेटिव है उसके साथ इंटरेक्शन बनाता है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। एनायन के साथ भी ऐसा ही कुछ है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। इसमें भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। वाटर इसके मॉलिक्यूल्स और ये वाटर मॉलिक्यूल जो आमने सामने ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे रहते हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्ट कर रही है, यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, यहाँ पे भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस कैटायन और एनायन के बीच में। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 3 इंटरैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब हम इस बात को थोड़ा सा मोटे तौर पर यहाँ लिख लेते हैं। ये कैटायन मैंने यहाँ लगाया और जो एनायन है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक इसे हाइड्रोजन या वाटर मॉलिक्यूल के क्लाउड के साथ इसके चारों तरफ अरेंज्ड है। इसका पिक्चराइजेशन यहाँ कर दिया है। सिमिलरली एनायन की अगर हम बात करें तो इसके चारों तरफ ये वाला कैटायन और ये वाला पूरा क्लाउड इसके साथ प्रेजेंट है। तो हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है। नाउ अब आप जैसे ही कोई इलेक्ट्रोड लगाते हैं, करंट पास करते हैं, चार्ज देते हैं, DC देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जैसे ही चार्ज दिया जाएगा की कनेक्ट की जाएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ये नेगेटिव आयन मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो ये जो प्लस वाले आयन्स हैं ये इसको इधर जाने से रोकेंगे क्योंकि ये भी इससे अट्रैक्टेड है। तो ये तो इधर जाना चाहता है लेकिन ये इसको इधर जाने नहीं देंगे, खुद जाएंगे नहीं क्योंकि खुद पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब ये इधर जाना चाहेगा तो ये इसको रेसिस्ट करेंगे। सिमिलरली नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये कैटायन जाने की कोशिश करेगा लेकिन ये सब इसके इस तरफ जाने को रेसिस्ट करेंगे। यानी कि कुल मिला के आयन्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रोड की तरफ जाने की जो मूवमेंट है उसको ये आयन्स रोकेंगे। इसी को हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। और ये अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, ये रोकने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, पावर जितनी ज़्यादा होगी, आयन्स के इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट उतना कम होगा और आयन्स का इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट जितना कम होगा लैम्डा एम की वैल्यू उतनी ही कम आएगी या उतनी ही धीरे बढ़ेगी और जितनी ये धीरे बढ़ेगी ये स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब जीरो के नियरेस्ट जाने की कोशिश करेगा। राइट। दूसरा इफेक्ट होता है रिलैक्सेशन इफेक्ट या असिमेट्रिकल इफेक्ट। देखिए ये इफेक्ट भी इसी से समझा जा सकता है। जब ये एनायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये जो क्लाउड है, सिमेट्रिकल क्लाउड है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि एनायन इस तरफ रहेगा और प्लस वाले जो है वो थोड़े से पीछे रह जाएंगे। इस वजह से ये सिमेट्री वापस रिगेन करने के लिए वापस ये इसको घेरने की कोशिश करेगा और यहीं पे एक टाइम लैग हो जाएगा। यानी आयन जितना तेजी से इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा सकता था, ये एनायन इस इलेक्ट्रोड की तरफ जितना तेजी से जा सकता था उतना तेजी से नहीं जा पाएगा क्योंकि सिमेट्री मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लैग होता रहेगा हमेशा। तो ए जो होता है वो बेसिकली 2 बातों पे डिपेंड करता है, पहला इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट और दूसरा रिलैक्सेशन इफेक्ट। और इन दोनों इफेक्ट को समझाने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं उनमें 4 बातें और जोड़ी जा सकती है। जैसे कि ये दोनों जो इफेक्ट्स होते हैं वो 4 मेन बातों पे डिपेंड करेंगे। पहला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। दूसरा विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना विस्कस है। तीसरा टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जिस जगह ये आयंस प्रेजेंट है जिस सॉल्यूशन में वहाँ का टेम्परेचर क्या है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट चार्ज ऑन द आयंस, जो NCERT में दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने मिला है NaCl, MgCl2, AlCl3, इनमें कैटायंस और एनायंस के ऊपर चार्ज क्या है या चार्ज का रेशो क्या है। जैसे NaCl में चार्ज का रेशो 1:1, MgCl2 में चार्ज का रेशो Mg पे 2+ है तो 2:1, AlCl3 की बात करें तो 3:1, राइट। तो MgSO4 की बात करें तो चार्ज का रेशो 2:2। तो ये चार्ज जो लास्ट पॉइंट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट थी। धन्यवाद।